हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है हमारा क्लास 11th का। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। सो एक बार फिर से उसको रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दो रूल्स दिए गए हैं, दो अप्रोचेस हैं। एक अमेरिकन अप्रोच है और दूसरा है इंग्लिश अप्रोच। सो यानी मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। सो पहले हम लोग मॉडर्न अप्रोच का देखते हैं जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले वीडियो में देखा ही था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो देखो, इसमें अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग को इस 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने हैं। जैसे एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू या इनकम अकाउंट और लॉसेज या एक्सपेंसेस अकाउंट। सो इस 5 अकाउंट्स में हमें, ट्रांजैक्शंस में जो भी अकाउंट्स होंगे, तो इस 5 ही कैटेगरी में हमें क्या करने हैं, उसे क्लासिफाई करने। अब इसके लिए रूल जो है, तो हमारा रूल जो चलता है एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए सेम। ठीक है, एसेट हो या एक्सपेंस हो या लॉस हो, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज और कैपिटल या इनकम या रेवेन्यू, तो ये चारों जो है इनका एक जैसा चलता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। सो थोड़े समय के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं। सो आप यहाँ पे देखो कि केशव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। सो केशव ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो यहाँ पे दो अकाउंट क्या क्या रहा। सो दो अकाउंट, जैसे केशव ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप समझो कि बिजनेस में क्या हुआ कि कैश जो है, कैश क्या हुआ है, बढ़ा है, और दूसरा साथ ही साथ कैपिटल भी हमारा क्या हुआ है, बढ़ा है। अब कैश हमारा क्या हो जाता है, सो आप देखो यहाँ पे कि कैश क्या हो गया कि कैश एसेट है ना, और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आपने देखा ऊपर में कि एसेट इंक्रीज होता है तो फिर क्या हो जाता है, वो डेबिट होता है। तो डेबिट कर दिया हमने 1 लाख से। और कैपिटल, तो कैपिटल की कैटेगरी में है ही, और कैपिटल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ट्रांजेक्शन देखो कि परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹20,000। तो बिजनेस में क्या हुआ, एक तो सबसे पहला मशीनरी बढ़ा है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हुआ है, दूसरा एसेट बढ़ा है। ठीक है, सॉरी, एसेट यहाँ पे घटा है। मशीनरी, एक तो मशीनरी हमारा आया, और मशीनरी जब हमने खरीदा होगा तो कैश हमारा क्या होगा, जाएगा बिजनेस से। तो मशीनरी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो एक एसेट इंक्रीज कर रहा है और एक एसेट डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, उसी तरह से परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹20,000। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी गुड्स का बात हो, ठीक है, तो गुड्स के लिए हम लोग, गुड्स अगर यहाँ पे परचेज किया जा रहा है तो गुड्स के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, तो हम लोग परचेज अकाउंट यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है, परचेज अकाउंट। ठीक है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज, और अगर सेल कर रहे हैं तो सेल। लेकिन अब देखो, ऊपर में मशीनरी था तो मशीनरी के लिए हमने मशीनरी ही यूज किया था। लेकिन गुड्स जब होगा तो गुड्स अगर खरीदेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट होगा, और गुड्स को अगर सोल्ड करेंगे तो उसके लिए सेल्स अकाउंट होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देखो कि परचेज किया है तो परचेज हमारा खर्च है, और दूसरा कि कैश हमारे यहाँ से गया होगा। तो एक्सपेंस, एक तो हमारा एक्सपेंस क्या हुआ है, बढ़ा है, और एसेट घटा है, कैश तो हमने दिया होगा तो घटा है। सो अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट अगर घटता है तो फिर क्रेडिट होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो जर्नल बिल्कुल समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, सो दोनों अप्रोचेस से हम लोग कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जर्नल पे आ जाएंगे। फिर सेल्स था, तो सेल्स क्या हो गया कि अब हमारा कैश आया है, और सेल्स यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा इनकम है, रेवेन्यू है। सो कैश हो गया हमारा एसेट, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ये भी इनकम बढ़ रहा है। सो जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और जब इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसी तरह से पेड रेंट, तो रेंट हमने पे किया
तो रेंट हमारे लिए क्या है, खर्च है। एक तो रेंट अकाउंट हो गया और दूसरा हमारा अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट। तो रेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा हमारा क्या हुआ कि कैश एसेट है, तो कैश हमने दिया है, रेंट पे किया है, तो कैश एसेट घट रहा है। सो एसेट घटेगा तो क्रेडिट, और अगर यहाँ पे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 टू राधा। सो राधा को हमने गुड्स सोल्ड किया है। सो अब यहाँ पे क्रिया हो गया कि क्रेडिट में सेल्स हुआ है। तो जब भी क्रेडिट में हम लोग सेल्स करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस भी पर्सन का नाम होगा वो हम लोग मेंशन करेंगे, और दूसरा सेल्स तो है ही। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कैश में सेल्स किया था तो कैश अकाउंट हुआ था और सेल्स अकाउंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा राधा है और सेल्स है, क्योंकि उधार में हमने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, सो राधा क्या हो गई यहाँ पे, एसेट। एसेट यानी कि यहाँ पे ये डेटर, क्रेडिट में जिसको हम सेल करते हैं वो डेटर हमारा बनता है, और डेटर हमारे लिए एसेट होता है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। उसी तरह से सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हमारे लिए क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो होप सो ये आप समझे होंगे, रूल्स ध्यान में रखना है। अब दूसरा है हमारा इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट में बांटते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट में तीन आ जाते हैं, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में मेन होते हैं हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे तीन अकाउंट्स पे मेनली हमें फोकस करना है। कौन कौन से तीन अकाउंट, एक तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा रियल अकाउंट हो गया, और तीसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हमारे रूल चलेंगे। सो इसको हम लोग देखो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट क्या है, तो जब भी पर्सनल अकाउंट होना तो इसे पर्सन से याद रखना है। ठीक है, पर्सन, तो जहां पे भी कोई पर्सन का नेम आए तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, सो पर्सन जो हो जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है और नेचुरल पर्सन भी होता है। तो उसी तरह से नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो जितने भी लोग होंगे उसका जो भी नाम होगा, ह्यूमन बींग्स जितने भी होंगे उसका जो भी अगर नाम से अकाउंट आ रहा है, जैसे मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, सीता अकाउंट, ठीक है, सो ये सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। सो प्रोप्राइटर्स अकाउंट यानी कि कैपिटल जिसे कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट, फिर उसके बाद डेटर, और उसके बाद क्रेडिटर। तो इस तरह से जो भी पर्सन्स होंगे ये नेचुरल पर्सन्स के कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, किसी भी फर्म का नाम, जैसे मेसर्स राम, ठीक है, मेसर्स राम लिमिटेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, एबीसी इंटरप्राइजेस। तो ये सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बैंक का अकाउंट भी जो होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये ध्यान रखना है, बैंक जो होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हो जाता है, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या, कि जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। सो ये सभी क्या होता है, तो ये सभी हमने बात कर लिया है किसमें, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इन सभी के बारे में हमने बात किया कि प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, अक्रूड किसे कहते हैं, अनअर्न्ड किसे कहते हैं, और इसके बारे में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बात किया ही था। आगे आ जाते हैं रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट में क्या क्या होगा, तो रियल अकाउंट में जो भी प्रॉपर्टीज है बिजनेस का, जो भी एसेट्स है, वो सभी रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें भी दो तरह का, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। सो टेंजिबल का मतलब क्या हो गया, जैसे जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आ जाएंगे। सो इसमें क्या, तो इसमें आ गया आपका फर्नीचर अकाउंट, इसमें आ गया आपका लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। सो ये सभी आपका टेंजिबल हो गया। उसी तरह से इनटेंजिबल में क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ये सभी इंटेंजिबल अकाउंट में आ गया। सीधा बात है कि जो भी एसेट्स होगा वो रियल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होंगे और इनकम होंगे वो सभी नॉमिनल अकाउंट में हो जाएंगे। तो एक बार रिकैप अगर हम लोग कर ले, तो रिकैप में सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, तो जो भी पर्सन होंगे तो पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट में चला गया, जिसमें तीन होता था, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया और रिप्रेजेंटेटिव हो गया।
और रियल अकाउंट में हमारा क्या हो गया, एसेट्स, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल हो जाएगा। और फिर नॉमिनल, नॉमिनल में क्या आ गया, जितने भी एक्सपेंस है या इनकम है वो नॉमिनल में आ जाएगा। अब आगे हम लोग चले तो अब इसके अकॉर्डिंग रूल है, इसे गोल्डन रूल्स कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा जो रूल्स आएगा उसे गोल्डन रूल्स कहा जाता है। ये ना बहुत जगह पे पूछा जाता है, अब जब जैसे इंटरव्यू वगैरह भी आगे देने जाओगे, सो कॉमर्स बैकग्राउंड से ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल्स बताओ जर्नल एंट्री का, या गोल्डन रूल्स बताओ अकाउंटिंग का। सो इसमें हमारा 3 अकाउंट होता है, ये हमने देख लिया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट चाहे वो आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, सबके लिए एक रूल होगा यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ध्यान रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, तो नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सभी डेबिट होंगे, और जितने इनकम और गेन्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग, फिर से वही सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन को ही हम लोग देखें, अगर हम लोग किसके अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहें, तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग यानी गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो फिर क्या होगा। देखो सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहला हमारा केसव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, केशव ने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे, कैश से। तो अब यहाँ पे अकाउंट तो सेम रहेगा, है ना, कि हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश आ रहा है, और साथ ही साथ कैपिटल भी आ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। सो अब यहाँ पे अब हमें इंक्रीज डिक्रीज वाला काम नहीं करना है, अब हमें देखना है कि कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है। ये अगर हम लोग देखें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है, सो कैश रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कैश एसेट है। ठीक है, सो कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट हुआ। कैपिटल, तो कैपिटल मैंने आपको बताया कि वो क्या हो जाता है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब रियल के लिए क्या रूल है, तो रियल के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है ना बिजनेस में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन जो आ रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सीधा हम डेबिट कर दिए 1 लाख। और पर्सनल के लिए रूल क्या था, है ना, पर्सनल के लिए रूल क्या था, तो पर्सनल के लिए था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे गिवर कौन है, सो यहाँ पे गिवर है कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसको क्या करेंगे कि वो दे रहा है, प्रोप्राइटर पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, उसके अकाउंट को, प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट कर दो। सो हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है परचेज द मशीनरी। सो जब भी हम लोग मशीनरी या कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उसके लिए उस एसेट का नाम ही हम लोग लिखते हैं, और गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, या गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे तो मशीनरी हमने खरीदा, ठीक है, एक मशीनरी हो गया, और दूसरा हमने कैश में खरीदा है तो कैश पेमेंट कर दिया। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं अगर मेंशन होगा कि परचेज द मशीनरी ऑफ ₹20,000, ये नहीं लिखा है कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, तो जब कुछ नहीं लिखेगा तो समझते हैं कि कैश में ही खरीदा गया है या कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब मशीनरी भी एसेट है तो ये रियल अकाउंट हो गया, और कैश भी एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ रहा है बिजनेस में तो उसको हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको हम डेबिट कर दिए, और कैश जो आ रहा है वो बिजनेस से जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, गुड्स हमने परचेज किया है कितने का, 20,000 का। तो गुड्स जब परचेज होगा तो उसके लिए परचेज अकाउंट हम लोग लिखते हैं। और दूसरा है कि हमने कैश में खरीदा है, कुछ नहीं लिखा है यानी कि कैश में खरीदा हमने। सो परचेज और कैश, तो परचेज हमारे लिए क्या है, खर्च होता है, एक्सपेंस होता है। तो परचेज एक्सपेंस है तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और कैश तो हमारा एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया। सो ऑल एक्सपेंसेस क्या था, डेबिट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, नॉमिनल के लिए क्या था रूल कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो यहाँ पे एक्सपेंस है ना, तो नॉमिनल के लिए ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया हमने। और रियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, तो जो बाहर जा रहा है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखें अगर, नेक्स्ट हमारा है कि सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 का हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, तो कैश आएगा और सेल्स हमारा यहाँ पे इनकम हो जाएगा। सो कैश और सेल्स दो अकाउंट हो गया, तो कैश तो रियल है,
तो कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमारा डेबिट हो गया। और नॉमिनल ये इनकम, तो क्या था कि नॉमिनल में कि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स हमारा इनकम है तो ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, सो ये हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद है देखो कि पेड रेंट, सो इसके लिए दो अकाउंट क्या हो जाएगा, सो इसके लिए दो अकाउंट की हमने रेंट पे किया है ना, हमने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो दो अकाउंट की, एक तो रेंट और दूसरा हमने पे किया होगा तो कैश, तो रेंट एंड कैश। अब रेंट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है, तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, रेंट हमारा खर्च है तो नॉमिनल, नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट कर दिया हमने 5000। और कैश, कैश हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट, तो ये कैश क्या हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, तो व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने 5000 क्रेडिट कर दिया। तो देखो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा चलता है, डुअल एंट्री से हमारा चलता है, जो डबल एंट्री सिस्टम होते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम हर एक डेबिट के बराबर में ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो देख रहे हो यहाँ पे डेबिट के बराबर में ही क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 टू राधा, राधा को हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है, सो क्रेडिट में सेल किया है तो राधा अकाउंट एक हो गया और दूसरा सेल्स अकाउंट। सो राधा नेम है पर्सन का, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है, हमने राधा को क्या किया, सेल किया है तो वो रिसीवर हो गई, सो डेबिट कर दिया हमने रिसीवर को, तो रिसीवर को डेबिट कर दिया 4000 से। और दूसरा यहाँ पे देख लो कि सेल्स, सेल्स क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है यानी कि इनकम है, सो इनकम के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, सो 4000 ये हो गया। ठीक है, तो आप जहां पे भी अटको, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, आप अटक रहे हो अगर, तो आप फिर से थोड़ा सा बैक करके आप वो देख लो कि क्या रूल है ना, या आप वहां पे पहले पॉज करके कॉपी में लिख लो कि कौन कौन सा रूल है, और वो सामने रखे रहो, और सामने रखे रहो तब ये और अच्छे से समझ में आए कि अच्छा अच्छा ये रूल लग रहा है, ये चीज रूल लग रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे, स्क्रीन उतना भी बड़ा नहीं है कि मैं दोनों चीज को साइड बाय साइड दिखा सकूं। ठीक है, अब देखो ये आपका एक समरी है, ये क्रक्स हो गया, ये दोनों जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो इसका एक जगह रहेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच और यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इसको कॉपी में अच्छे से मेंटेन कर लो, क्योंकि हमारा जो वीडियोस होता है वो डिटेल वीडियोस ही होता है, वो शॉर्टकट वीडियोस नहीं होता है, इसीलिए मैं जर्नल इंट्रीज का भी 2 पार्ट कम से कम तो बनाऊंगा ही। ठीक है, ये पार्ट 1 में अभी तक जर्नल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सब रूल्स चल रहा है। अब आगे आते हैं हम लोग जर्नल पे, देखो हमारा 17 मिनट्स चला गया और अभी तक जर्नल का जो टॉपिक था वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आप देखोगे कि अगर आप ऊपर वाले चीजों को समझ गए तो यूं बन जाएगा आपका जर्नल एंट्री। ठीक है, अब जर्नल के अकॉर्डिंग जो मिथ है कि जर्नल एंट्रीज जो बनाते हैं तो हमें वैसे लिखना होता है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि जर्नल आखिर होता क्या है। सो आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा, तो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप जो है वो जर्नल है ना, जो हमें मेंटेन करना होता है वो जर्नल होता है। सो हमारा फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से होता है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे क्या होता है, एविडेंस होता है। ठीक है, यानी किस चीज का एविडेंस, सो एविडेंस कि अगर हमने कैश में क्या किया है, परचेस किया है, तो कैश परचेस किया है तो उसका क्या आपके पास प्रूफ है, तो कैश परचेस किया है तो कैश रिसीट है हमारे पास, तो यही जो एविडेंस हुआ उसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से वाउचर बनाया जाता है, वाउचर क्या होता है, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हमारा क्या हुआ कि वाउचर बना, और उसकी मदद से हमारा क्या बन जाता है, जो जर्नल बनता है, यानी कि पहली बार हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को बुक्स में, इसीलिए इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो जिस बुक में क्या होता है, ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। सो जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो जर्नल भी उसमें से ही एक है, इन विच ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, डे टू डे, है ना, डेट वाइज हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम तो आप समझ ही गए हो कि हर एक डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है, यानी कि डेबिट के बराबर ही क्रेडिट होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट होगा, और एक ट्रांजैक्शन एक जो होगा वो डेबिट होगा, दूसरा हो जाएगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, और हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर ही होता है। ठीक है,
अब आगे है यहाँ पे क्या, इस जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल्स। जो जर्नल भी जो होता है वो छोटे छोटे सब जर्नल्स में डिवाइडेड है। अब ये सब जर्नल्स कौन कौन से हैं, इसे स्पेशल पर्पस बुक्स कहा जाता है या सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। सो इसमें हमारे कैश बुक आ जाते हैं, परचेज बुक आ जाता है, सेल्स बुक आ जाता है हमारा, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे आ गए। सो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल या जर्नल प्रॉपर, ये सभी जो है ये जर्नल का ही पार्ट है। लेकिन अभी जो हम लोग पहले एंट्री करने वाले हैं, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो पहली बार जहाँ पे हम लोग बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल एंट्री, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल इज नोन एज जर्नल एंट्री। जिसे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे वो क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। फिर है जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट देख लो, इसके फॉर्मेट है ना। तो सबसे पहला कॉलम हमारा डेट का बनेगा, दूसरा कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का जिसमें मेन जर्नल एंट्री हमारा जाएगा, और तीसरा कॉलम लेजर फोलियो। जनरली इन जनरल इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन आपको बनाने हैं। जर्नल फोलियो में हमारा पेज नंबर बेसिकली कि कौन से लेजर में वो आगे पोस्ट हुआ है उसका पेज नंबर दिया जाता है, ठीक है। सो लेकिन क्वेश्चंस में आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद डेबिट वाला जो अमाउंट होगा हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट वाला जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि सबसे पहले जो डेबिट होगा हम उसको लिखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज में जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ऐसे करके डैश जो भी हमारा होगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डेबिट, और जो डेबिट होगा वो हम लोग को पहले लिखना है, ऊपर पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट। उसी तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा गैप और फिर टू लिखना है, और जो भी अकाउंट जैसे टू कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे हम लोग टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो वो उसके सामने लिख देंगे, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही चलेगा, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, और डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। फिर ये जर्नल एंट्री किस बारे में है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो जाएगा नरेशन, इसे नरेशन कहते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है हमारा। सो सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने ऊपर में देखा है, लेकिन अब देखो उसी क्वेश्चन से हमने क्या किया कि ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ा, मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ा, अब जर्नल एंट्री भी पढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल आसान है, जो आपने ऊपर देखा है डेबिट और क्रेडिट उसको बस इस फॉर्मेट में पुट कर देना है। अगर वो समझ में आ गया कि कौन कौन सा अकाउंट है, फिर कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, अब यहाँ पे आपको चूज करना है, इस मोमेंट पे आपको चूज करना है कि कौन सा जो अप्रोच है, कौन सा मेथड है आप अपना रहे हो। आप फ्री हो अपनाने के लिए, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाओ यानी गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आप बनाओ, या फिर आप मॉडर्न अप्रोच बनाओ, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। सो मैं जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो जनरली आपका क्या है कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ईजी है ज्यादा। हमारा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अच्छा रियल के लिए क्या रूल था, नॉमिनल के लिए क्या था, पर्सनल के लिए क्या था, सबके लिए अलग अलग हो जाता है। लेकिन हमारा मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ 5 हमारे जो अकाउंट्स है वो क्लासिफाई कर दिए गए हैं, और उसमें से भी हमारा 3-3 का अलग अलग है कि कॉमन है ना। एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस का एक जैसा चलता है, फिर कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम और लाइबिलिटीज का एक जैसा चलता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस क्या हुआ है कैश के थ्रू स्टार्ट किया गया है। सो अब यहाँ पे आप बताओ, दो अकाउंट तो आप सीख गए, इसमें क्या हुआ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, एक तो कैश हुआ और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया कैपिटल हो गया। तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट तो हमने देख लिया। अब अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो कैश एसेट है और कैपिटल तो कैपिटल के कैटेगरी में आएगा, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो इसी को, ये तो आप समझ गए, ये दोनों ऊपर में आप तो समझ ही गए हो। अब इसको हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में कैसे डालेंगे, तो देखो 5 कॉलम्स था। सबसे पहला डेट, डेट दिया रहेगा तो डेट लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं 1 अप्रैल दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2025 दिया हुआ है तो लिख देंगे ऊपर में डेट में 1 अप्रैल 2025। फिर पर्टिकुलर्स में एक्चुअल जर्नल एंट्री होगा। तो कैश क्या हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था, है ना। अभी कैश आ रहा था तो कैश एसेट है, ठीक है। सो एसेट था तो एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है, ठीक है। सो
यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या कर दिया कि कैश अकाउंट थोड़ा स्पेस छोड़ के डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट में हमने लिख दिया 1,00,000। फिर उसके बाद कैपिटल था तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2, और फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ 1,00,000 का, और नरेशन हमने डाल दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फिर जैसे ही हमने नरेशन डाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो बाइफरकेट कर देगा। अब दूसरे एंट्री पे आ जाएंगे। सो दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, देखो दूसरा ट्रांजैक्शन कर रहा है कि परचेज अ मशीनरी ऑफ 20,000। सो आप अब समझ लो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने मशीनरी खरीदा है। सो मशीनरी जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एसेट खरीदे तो हम लोग उसका अकाउंट लिख देते हैं, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया कि कैश में खरीदा गया है। सो दोनों एसेट हो गया। सो दोनों एसेट, एक एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो मशीनरी बढ़ रहा है बिजनेस में तो एसेट इंक्रीज डेबिट, और कैश जो है वो हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। सो मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और ये हमने इसके अकॉर्डिंग कॉलम में मेंशन कर दिया और नरेशन में डाल दिया यहाँ पे कि बीइंग मशीनरी परचेज्ड। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन क्या था, सो तीसरा ट्रांजैक्शन है हमारा कि परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। 20,000 का हमने क्या किया है, गुड्स खरीदा है। सो 20,000 का जब हमने गुड्स खरीदा, सो इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, सो मैंने आपको बताया कि गुड्स जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, परचेज अकाउंट। उसके लिए कौन सा अकाउंट, सो परचेज अकाउंट। और हमने यहाँ पे कैश में खरीदा है, सो कैश। परचेज हमारा क्या बन गया, परचेज हमारा बना खर्च, एक्सपेंस, और खर्च क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश हमारे लिए क्या है, तो कैश हमारे लिए एसेट है। तो एसेट के लिए क्या होता है कि एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है, सो हमने सामान खरीदा है तो ऑब्वियसली कैश दिया होगा तो कैश घट रहा है। सो एसेट घटता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। यानी इससे पता चल गया कि परचेज हमारा डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसी को जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे, सो उसको हम लोग जर्नल एंट्री में लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 20,000 का, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ 20,000 का, और नरेशन डाल दिया हमने कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद फोर्थ एंट्री हमारा क्या, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है, तो फिर से देख लो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। सो हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो हमने एक तो सबसे पहला सेल किया है तो कैश हमारे पास आएगा, कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज करता है तो क्या हो जाता है, डेबिट होता है। और दूसरा हमारा सेल्स हो रहा है तो सेल्स हमारा इनकम है, सो इनकम भी बढ़ रहा है और इनकम बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। यानी इससे पता चला कैश डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट हो गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। सो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है कि पेड रेंट 5,000। अब देखो रेंट हमारे लिए क्या है, एक तो सबसे पहला अकाउंट रेंट आया और दूसरा हमारा अकाउंट कैश आया। सो रेंट जो है वो हमारा खर्च है और कैश जो हमने ये पेमेंट किया है हमारा एसेट है, ठीक है। सो एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। सो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश यहाँ घटता है तो क्रेडिट। तो रेंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या कर देंगे, एंट्री हम क्या डाल देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, और नरेशन में हमने लिख दिया बीइंग रेंट पेड। फिर उसके बाद लास्ट हमारा एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर 4,000। हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया है, 4,000 का। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, किसको सेल किया है, टू राधा, राधा को हमने सेल किया है। सो अब यहाँ पे जब क्रेडिट में हमने सेल किया है तो अब यहाँ पे देखो कि कैश में सेल किया रहता तो कैश आता, लेकिन क्रेडिट में सेल किया है तो एक अकाउंट हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, दैट इज राधा अकाउंट, ठीक है। और दूसरा हमारा सेल्स तो हुआ ही है तो सेल्स अकाउंट, और राधा हमारे लिए क्या है, डेटर है, तो डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। तो राधा इज एसेट, है ना, राधा क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो राधा नाम का यहाँ पे एसेट जो है, डेटर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि सेल्स, सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भी बढ़ रहा है। तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, तो राधा यहाँ पे क्या हो गई,
डेबिट, और सेल्स जो है हमारा इनकम, तो ये इनकम जो बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी राधा डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सो इसमें आप देख लो कि क्या हो जाएगा, राधा अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीधा है। तो राधा अकाउंट डेबिट 4000 से सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हमारा 4000, और नरेशन में हमने लिख दिया कि बीइंग गुड सोल्ड टू राधा। सो अब इस तरीके से आपने जर्नल एंट्रीज का बेसिक सीख लिया है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज का बेसिक सीख लिया। देखो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्काउंट के टॉपिक आएंगे, ठीक है, फिर बैड डेट्स के टॉपिक आएंगे, फिर हमारे गुड्स का विड्रॉल या गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहला डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिया जाता है, किसको, तो रिटेलर्स को दिया जाता है, ठीक है, और रिटेलर्स को एक फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया जाता है, वो भी लिस्ट प्राइस पे, जो भी लिस्ट प्राइस होगा प्रोडक्ट का उस पे ये प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क, तो बल्क में जब परचेज किया जाएगा तो उस पे दिया जाता है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन, तो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो या कैश ट्रांजेक्शन हो, यानी कि नगद या उधार, तो हमें उससे मतलब नहीं है। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हर हाल में मिलता ही है, दोनों पे मिलता है, ठीक है, दोनों पे मिल सकता है। फिर नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी सेपरेट एंट्री डिस्काउंट के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है और एंट्री पास नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि इफ ट्रेड डिस्काउंट, if a trader sells a goods of list price of 1 lakh at 20% trade discount for cash, एंट्री क्या होगा। सो एंट्री देखो, डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ हमारा ये देखना है कि 1 लाख का सामान सेल किया गया है। सो 1 लाख का सामान यहाँ पे सेल किया गया है 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 20% 20,000 हो गए। सो बचा कितना, 80,000, यही 80,000 का एक्चुअल में हमारा सेल्स हुआ है, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा है और सेल्स हमारा इनकम है इसीलिए क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है कि जल्दी से जल्दी सामने वाला पेमेंट कर दे, ठीक है, तो पेमेंट फिक्स टाइम में, फिक्स पीरियड में करने के लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है, कि कैश डिस्काउंट बेसिकली हमारा क्या है कि जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट कर दे वो सामने वाला, इसीलिए दिया जाता है। सो इसका सेपरेट एंट्री होगा और ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस में ही होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में नहीं होगा। सो इसके लिए हम लोग देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन देख लो, और इस क्वेश्चन के साथ एक और चीज हम लोग पढ़ लेंगे, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कुछ नहीं है, जब एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट अगर एक साथ एक ट्रांजैक्शंस में आता है, एक एंट्री में आता है, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 का सामान सेल हो रहा है, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है और 2% कैश डिस्काउंट है। तो अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहला लिस्ट प्राइस जो है हमारा, तो लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% अलाउ किया गया, तो 10% 20,000 का 10% 2,000, फिर सेल्स आ गया हमारे पास 18,000 का, 20,000 माइनस 2,000। अब इसी 18,000 पे कैश डिस्काउंट जाएगा, तो कैश डिस्काउंट हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना कैश पेमेंट हो रहा है, और पहले ट्रेड डिस्काउंट को घटा लिया जाएगा, उसके बाद फिर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, पहले कैश डिस्काउंट नहीं देना है, ठीक है। तो सेल्स आ गया 18,000, अब 80,000 का ही 2% यहाँ पे निकलेगा, जो कि हमारा आ चुका है 360, ठीक है। सो 18,000 का अब 2% निकाल लेना, ये 360 आएगा। तो एक्चुअल में कैश हमारा यहाँ पे जो रिसीव होगा वो सिर्फ 17,640 ही होगा, उसमें हमने 360 डिस्काउंट दे दिया। तो देखो सेल्स हो गया हमारा कितने का, सेल्स हो गया है 18,000 का, और उसमें हमारा डिस्काउंट हमने दिया था उस पर्सन को 360, और हमारा कैश रिसीव जो होगा वो हो जाएगा कितना, 17,640। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है इसीलिए डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट, और सेल्स हमारा इनकम है इसीलिए क्रेडिट। नरेशन के साथ हम लोग मेंशन कर देंगे। अब आगे देखते हैं, तो अब ये आप समझ गए। तो अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बनते हैं और 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के। तो परचेज गुड्स फ्रॉम विष्णु ऑफ फॉर 50,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट, पेड इमीडिएटली 40% थ्रू चेक। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि 50,000 का गुड्स था, तो लिस्ट प्राइस हमारा क्या है
50,000 हमने परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल गया है 20%, तो 50,000 का 20% 10,000 हो गया, तो परचेज हमारा बन गया कितना 40,000। और अभी हमने देखा कि कैश ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे, तो कैश ट्रांजैक्शंस बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, नगद में जितना आएगा, कैश ट्रांजैक्शन जितने हो रहे हैं तो उतने ही पे कैश डिस्काउंट अलाउ होगा या रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन देखो, पेड इमीडिएटली थ्रू चेक 40% ही बोल रहा है, बाकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, यानी बाकी उधार में हो गया, है ना, तो बाकी के बारे में नहीं बोला, बाकी आपका क्या हो गया, उधार हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 40% ही क्या हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो 40% आ गया हमारा किसका, 40,000 का, तो 16,000 ये आ गया हमारा, तो 16,000 का हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, और इधर 40,000 का 60% जो कि 24,000 है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। अब कैश डिस्काउंट हमें कैश ट्रांजैक्शन पे ही मिलता है, तो 16,000 का हमारा 5%, कैश डिस्काउंट कितना बोल रहा था 5%, तो 5% निकाल लेते हैं, तो 5% कितना निकल गया, तो 16,000 का 5% आप निकालोगे तो ये 800 आ जाएगा, है ना। 16,000 का आपको कितना निकालना है, 5% निकालना है, तो 5% जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 800। ठीक है, ये 800 आ जाएगा। सो 800 ये आ गया। अब हमारा कैश डिस्काउंट हमें पता चल गया कि कैश डिस्काउंट हमारा कितना हो गया है, तो कैश डिस्काउंट हमारा हो गया 800, और फिर उसके बाद हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया है 24,000, फिर परचेज हमारा हुआ है कितना 40,000, और यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो हो गया हमारा 15,200। अब इसी के अकॉर्डिंग एंट्री देख लो, एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कितने का हुआ, देखो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है 40,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो पेमेंट किया है हमने, तो पेमेंट किया है हमने 15,200, देखो यहाँ पे बैंक में 15,200, फिर डिस्काउंट हमें मिला है ना, क्योंकि हम परचेज कर रहे थे तो डिस्काउंट हमें मिला है, सो इनकम हो गया ये हमारा, इसीलिए क्रेडिट हुआ 800 का, यहाँ देखो 5% कैश डिस्काउंट 800 का। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, ये आप ऊपर में आप देख चुके। फिर इस क्रेडिट में हमने कितना खरीदा था 24,000, तो देखो 40,000 टोटल हमारा क्या हुआ, 40,000 टोटल हमारा परचेज हुआ है, और जिसमें से हमने पेमेंट किया 15,200 का, डिस्काउंट उस पर मिला 800 का, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने किया 24,000 का। तो ये हमारा एंट्री हो गया विथ नरेशन। सो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सो डिस्काउंट का हमारा क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं ओपनिंग एंट्री। सो ओपनिंग एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ओपनिंग एंट्री आपका कुछ इस तरह का बोलेगा, इस तरह का डेटा दिया रहेगा कि एसेट्स इतने हैं और लायबिलिटीज इतने हैं, आपको ओपनिंग एंट्री पास करने हैं। सो ओपनिंग एंट्री कैसे पास होगा, तो जितने भी एसेट्स होंगे सभी को डेबिट कर देना है, इतना ध्यान रखना है। जितने भी एसेट्स होंगे तो नेमली इंडिविजुअली सभी को क्या करना है, डेबिट करना है। जैसे देखो कैश है हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिट 16,000, बैंक है हमारा तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, फिर स्टॉक है हमारा 1,08,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,08,000, फिर डेटर है हमारा तो डेटर अकाउंट डेबिट 94,000, फिर उसके बाद हमारा बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल 5,000, और मशीनरी है हमारा 1,20,000। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि एक लाइन छोड़ देना है, इतना एसेट्स को डेबिट करने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, और उसके बाद जितने लायबिलिटीज है उन सभी को नेमली क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो लायबिलिटीज हमारा दे रखा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में नेमली हम क्या इंडिविजुअली हम लोग को यहाँ करना है, तो मोहन अकाउंट टू मोहन अकाउंट 14,000, टू ओम अकाउंट 26,000, और कैपिटल भी दे रखा है तो टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ठीक है, कैपिटल अकाउंट 4 लाख यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें करना क्या है, तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को रफ में पहले कैलकुलेट करना है, कि जोड़ना है, सम कर लेना है कि डेबिट का कितना बैलेंस आया और क्रेडिट का कितना बैलेंस आया। तो जब भी डेबिट साइड लैक होगा, यानी डेबिट साइड लैक होने का मतलब क्या कि डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्रेडिट में आपका 4 लाख कितना हो गया, 4 लाख है, 26,000 है और 14,000 है। सो ये आपका हो गया 4,40,000, और आप डेबिट साइड देखोगे तो वो थोड़ा कम आएगा। ठीक है, और ये आपका जो भी आया है अमाउंट, तो आप जब भी डेबिट साइड लैक करेगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे गुडविल अकाउंट से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 57,000 ये अमाउंट आ जाएगा, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो जो अमाउंट आ रहा है।
ठीक है, तो डेबिट साइड जब लैक होगा तो ध्यान रखना है कि गुडविल अकाउंट यहाँ पे जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये ध्यान में रखना है। और वहीं पे क्रेडिट साइड भी हो सकता है ना, क्रेडिट साइड यानी डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, तो उसका भी एक देख लेते हैं कि अगर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है तो फिर क्या आएगा। तो फिर हमारा अगर डेबिट साइड यहाँ पे बड़ा है और क्रेडिट साइड ही छोटा है तो फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप देखो कि हमारा एसेट दे रखा है, लायबिलिटीज दे रखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट किया हमने, फिर बैंक अकाउंट डेबिट किया, शिव अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये सभी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये जो डेबिट हमने कर दिया है तो अब उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ के, एक लाइन यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। अगर डेबिट का बैलेंसिंग होगा तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता, और क्रेडिट का बैलेंसिंग होगा तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, है ना, एक लाइन इसीलिए छोड़ देना है। और यहाँ पे लाइबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर्स दे रखा है 24,000 का और बैंक लोन 36,000 का, तो ऑब्वियसली दिखने ही सही लग रहा है कि हमारा क्रेडिट साइड लैक करेगा। तो अब क्रेडिट साइड जब लैक करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और जितना भी लैक करेगा यानी डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड करेंगे, जितना अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना है ओपनिंग एंट्री में अगर डेबिट साइड लैक कर रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट करके बैलेंस करना है, और अगर क्रेडिट साइड लैक कर रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट लिख के बैलेंस कर देना है। अब आ जाते हैं हमारा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या हो जाता है ये आप जानते हो कि जब भी कोई डेटर पे हमें पैसे नहीं मिल पाते हैं वो बैड डेट्स हो जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि गौरव हु ओड 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो गौरव इंसॉल्वेंट हो गया, वो हमारा डेटर था, और 30 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो जाता है कि उसके प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे इन अ रुपी, तो 1 रुपये में 100 पैसे होता है, उसमें 30 पैसे ही रिकवर हो पा रहे हैं, यानी कि 30% ही रिकवर हो पा रहे हैं। तो हमें कितना मिलेगा, तो हमारा तो उधार था कितना 10,000, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें कितना मिल रहा है, हमें सिर्फ 30 पैसे इन रुपी ही मिल पाएगा। तो 30 पैसे इन रुपी का मतलब क्या हो गया कि 10,000 का 30% ही हमें रिसीव हुआ, तो 30% का मतलब 3,000, 3,000 ही हमें रिसीव होगा, बाकी बैड डेट्स हो गया, बाकी अब हम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो इंसॉल्वेंट घोषित करवाया जाता है कोर्ट से, वो ऑर्डर लिया जाता है और कोर्ट फिर क्या कर लेती है, प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेती है और फिर उसे नीलाम करवा देती है। ठीक है, और जो भी उससे पैसे आते हैं उसके जितने भी कर्जदार होते हैं उन सभी को पेमेंट कर देती है, जो जिन्होंने भी उसे लोन दिया है। तो अगर जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे गौरव से कितना बाकी था, 10,000 बाकी था। ठीक है, सो 10,000 बाकी था, तो फिर 10,000 हमने लिख दिया कि गौरव अकाउंट टू गौरव अकाउंट। कैश अकाउंट हमें मिला है, सिर्फ और सिर्फ मिला है कितना, कैश अकाउंट डेबिट 3,000। बैड डेट्स हमारा लॉस हो गया इसीलिए डेबिट होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000 और टू गौरव अकाउंट 10,000। सो 10,000 में हमें 3,000 मिला, 7,000 बैड डेट्स हो गया। अब वही एक और केस आ जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड, कि अगर पिछले साल ऐसा कोई घटना हुआ जो बैड डेट्स हो चुका था हमारा, अब अचानक से आउट ऑफ द ब्लू वो क्या हो रहा है कि आके पैसे दे दिया या कुछ पैसे दे दिया। तो अब यहाँ पे जैसे गौरव से हमारा बाकी था कितना 10,000 बाकी था, उसमें से 3,000 दे दिया, 7,000 हमारा बैड डेट्स हो गया था। अब इसी में देखो कि अगले साल वो क्या हुआ, अगले साल के अकाउंट में यहाँ पे बोला रिसीव 5,000 फ्रॉम गौरव विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। तो गौरव से हमें अब यहाँ पे 5,000 मिल गए। तो अब गौरव तो कोई रहा ही नहीं ना, वो तो डेटर हमारा खत्म हो गया था, एंट्री के थ्रू हम लोग खत्म कर दिए थे। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट जितना हमें मिल रहा है 5,000 और टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या बना, सो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम बन गया, ये एक हमारा इनकम हो गया। ठीक है, सो ये हमारा जो इनकम हो गया इसे इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। सो यहाँ पे एक गलती से आपका डेबिट लिखा गया है, ये डेबिट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज नहीं होगा, टू बैड डेट्स अकाउंट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। सो आगे अब हम लोगों का कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हम लोग ये सभी कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सभी कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम। सबसे पहला सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे खर्च
ऐसे खर्च जो हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, यानी कि वो हमारा लाइबिलिटी बना। तो सैलरी इज ड्यू टू क्लर्क 50,000, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। सो एक्सपेंस हमारा कितना हो गया, एक्सपेंस हमारा 50,000 है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी हमारा लाइबिलिटी हो गया, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पेमेंट कर देते तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश हो जाता, लेकिन पेमेंट नहीं किया, ड्यू है, तो ये आउटस्टैंडिंग बन गया, और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। तो देखो खर्च वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि खर्च का मतलब ऐसा नहीं कि पॉकेट से पैसे निकल ही रहे हैं, है ना। अगर उसका बेनिफिट हमने ले लिया है तो खर्च हो गया। जैसे सैलरी, वो पर्सन काम कर लिया पूरा महीना, तो पूरा महीना ये काम कर लिया, अभी तक दिए नहीं है, तो खर्च तो हमारा हो चुका है, बट पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लाइबिलिटी हमारा बन जाएगा कि उसे देने हैं, फ्यूचर में हमें उसे पैसे देने हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब कि पहले ही हमने खर्च कर दिए, पहले ही हमने पैसे दे दिए, अभी उसका बेनिफिट नहीं लिया है। जैसे आप लोग रिचार्ज करवाते हो तो प्रीपेड होता है ना, यानी पहले ही पे कर दिया, अभी उसका यूज नहीं किया, तो वो हमारे लिए एसेट बनता है। तो आउट ऑफ द रेंट ऑफ दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो 10,000 अभी जो हमने रेंट दिया है उसमें से 10,000 जो है वो अगले साल का है, तो अगले साल का वो अगले साल हमारा बनेगा, अगले साल का हमारा ये प्रीपेड रेंट क्या हो गया, एसेट बन गया। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ये एसेट बना इसीलिए हमारा ये डेबिट हो गया। और टू रेंट ये हमारा क्या है, टू रेंट हमारा क्या है, सो प्रीपेड रेंट हमारा यहाँ पे टू रेंट अकाउंट हो गया ये, ठीक है। तो आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, तो अभी जो हमने पे किया है उसमें से 10,000 जो है वो हमारा क्या हो गया, 10,000 जो है वो हमारा प्रीपेड रेंट वो एसेट हो गया, इसीलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे हमने 10% यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्च होता है और यहाँ फर्नीचर घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 और टू फर्नीचर अकाउंट 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू 10 लाख। तो 10 लाख हमारा कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट हमें यहाँ पे निकालना है। सो देखो है क्या कि इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि कैपिटल, अब देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। तो बिजनेस में जो ओनर ने पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं, है ना, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कैपिटल कहा। अब यहाँ पे आप देखो कि कैपिटल जो बिजनेस में ओनर के द्वारा लगाया गया, तो अब वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट दो, कि अगर ये पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो बैंक में मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो यहाँ पे मुझे क्यों नहीं मिलेगा। सो वही मांगता है इंटरेस्ट, ठीक है। सो अगर बिजनेस ये भी कह सकती है ना कि अच्छा तुम्हें प्रॉफिट तो मिल रहा है ना, तो बोलेगा क्या कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट हमारा रिस्क लेने की वजह से प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन कैपिटल जो मैंने लगाया है उसके लिए तो इंटरेस्ट ही लूंगा। सो इंटरेस्ट अब हमारे लिए अगर बिजनेस के एंगल से आप देखो तो ये ओनर को देना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या बना, खर्च बना, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे जुड़, ये कहाँ जुड़ जाता है, ये कैपिटल में ही जुड़ जाता है, यानी ओनर को मिलता है तो ये कैपिटल में ही जुड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इससे कैपिटल भी बढ़ जाता है। सो अगर एंट्री हम लोग देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, ठीक है, 10 लाख का वहां पे 12% निकालना था, तो 1,20,000 और टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ गया इससे हमारा 1,20,000 का। फिर उसी तरह से ड्राइंग, ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट। अब सिमिलरली यहाँ पे बिजनेस भी कह सकती है कि ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, तो अगर तुम ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग किसे कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए गए ओनर के द्वारा, तो ओनर के द्वारा अगर पैसे निकाल लिए गए हैं, तो अब यहाँ पे बिजनेस क्या करेगा, वो बोलेगा बिजनेस में से तुमने पैसे निकाल लिए, बिजनेस में रहता तो यहाँ पे उसका यूज होता, अब तुमने निकाल लिए तो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के एंगल से क्या हो गया, इनकम हो गया, है ना। और ड्राइंग यहाँ पे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम हो गया, इसीलिए 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा और आगे हमारा दो कॉन्सेप्ट और है, तो एक एडवांस इनकम का है, एक अक्रूड इनकम का है। तो देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सो एडवांस इनकम यानी कि हमें एडवांस में ही पैसे मिल गए हैं,
तो एडवांस में जब पैसे मिल गए तो लाइबिलिटी, अभी हमने काम नहीं किया है और हमें पहले पैसे मिल गए तो ये हमारा लाइबिलिटी बनेगा एडवांस। तो हमें पैसे मिल गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसे मिले हैं तो। और एडवांस कमीशन ये हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटी बना। उसी तरह से अक्रूड कमीशन है, तो अक्रूड कमीशन या अक्रूड इनकम किसे कहते हैं, तो अक्रूड इनकम का मतलब कि इनकम बन चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो अभी तक मिला नहीं है तो वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, इनकम तो बन गया कमीशन इसीलिए यहाँ क्रेडिट हो गया, और अक्रूड कमीशन हमारा क्या हो गया, एसेट है कि अभी तक मिला नहीं है, मिल जाएगा। नेक्स्ट है कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे जो है वो किससे रिलेटेड, तो रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड। सो आपने ये देखा था कि ड्राइंग अगर क्या हो रहा है, कैश का अगर ड्राइंग होता है तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स का ड्राइंग हो रहा है, गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है, तो फिर क्या, तो फिर यहाँ पे परचेज को हम लोग यूज करेंगे। तो देखो पहला हमारा है, पहला बोल रहा है क्या, पहले ट्रांजेक्शन में प्रोप्राइटर विथड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। तो गुड्स 10,000 का निकाला है और कैश 20,000 का वो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है। तो टोटल ड्राइंग तो 30,000 हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश निकाल लिया है, कैश घट गया हमारे पास 20,000 से, और गुड्स निकाला है 10,000 से, तो गुड्स के लिए हम लोग यूज करेंगे परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल्स प्राइस इज 60,000। तो हमें सेल्स प्राइस से मतलब नहीं है गुड्स कितने का घट रहा है, तो गुड्स तो स्टॉक से 50,000 का घटा ना, सेल तो हो नहीं रहा है, चैरिटी में हमने दे दिया, तो चैरिटी हमारे लिए खर्च ही माना जाएगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया। और टू परचेज, जब भी स्टॉक घट जाएगा बिना कोई सेल्स के तो टू परचेज हो जाता है, तो यहाँ पे टू परचेज 50,000। उसी तरह से आगे देखो, नेक्स्ट है कि गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल के लिए दे दिया जाता है। तो आप भी देखते होंगे कि कभी कभी आपको एक गुड्स परचेस करते हो उसके साथ छोटा सा एक पैकेट आपको दे दिया जाता है, कोई नए तरह के आइटम्स, है ना। तो नए तरह के आइटम्स आपको दे जाते हैं, जैसे आपने एक परफ्यूम खरीदा तो एक और दूसरा कोई दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा कोई परफ्यूम आपको इतना छोटा सा दे दिया एक टेस्टर के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, सैंपल के तौर पे दिया गया है। तो सैंपल इसीलिए दिया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मानते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो गया। और टू परचेज, फिर से स्टॉक घट गया हमारा, है ना, तो स्टॉक घटा बिना कोई सेल से, तो टू परचेज। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कि गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश वर्थ 20,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने यहाँ पे चुरा लिया है, तो गुड्स भी चुराया है और कैश भी चुराया है, तो ये हमारे लिए तो लॉस हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 70,000, जिसमें से स्टॉक 50,000 का और कैश 20,000 का निकाला है, तो स्टॉक के लिए टू परचेज अकाउंट और कैश यहाँ पे टू कैश अकाउंट। एक और है, अब यहाँ पे ध्यान में देना रखना है क्या, कि गुड्स वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब होता क्या है कि अभी हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस मान लेते हैं ले लिया, तो फायर इंश्योरेंस लिया जाता है कि फैक्ट्री वगैरह में आग न लग जाए। ठीक है, तो अगर आग लग गया तो इंश्योरेंस लिया गया है, पहले इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग बताएंगे और क्लेम यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अब मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी। तो दो तरीके से वो कर सकती है, जितना का आपने क्लेम किया है पूरा का पूरा पैसे आपको दे दे, या तो दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि अब आपने जितने का क्लेम किया उसे कम दे, है ना। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, वो आती है, एनालाइज करती है और देखती है कि क्या उतने ही का खर्च हुआ है, वो अपना वैल्यूएशन करती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जितना आपने क्लेम किया है पूरा का पूरा भी दे सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है, जितना क्लेम है उससे कम ही वो उसका वैल्यूएशन लग रहा है उतना देगी। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स वर्थ 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो अब 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एक कॉमन एंट्री तो होगा लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 1 लाख का लॉस हो गया है फायर से। अब हम लोग क्लेम करेंगे, तो क्लेम तो पूरा से करेंगे जितने का हमने इंश्योरेंस ले रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होता है और टू लॉस बाय फायर, यानी अब ये लॉस बाय फायर हम लोग क्लेम कर दिए हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो लॉस है उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू लॉस बाय फायर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 60% ही पैसे हमें मिले, क्लेम के 60% ही मिले हैं,
पूरा मिलता तो सीधा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे कुछ पैसे हमें नहीं मिले हैं। तो जितना मिला है बैंक अकाउंट डेबिट 60% मिला है, तो 1 लाख का 60% 60,000 हो गया, और हमें 40% नहीं मिले हैं तो 40% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। यानी एक्चुअल जो लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, वो 40,000 ही माना जाएगा। टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ हमने देखा था, क्लेम किया था हमने, तो क्लेम तो हम लोग पूरा सही करेंगे ना, तो क्लेम तो हमने पूरा से कर दिया। और यहाँ पे अब हमें रिसीव हुआ है 60%, तो जितना मिलेगा तो 60% ही हमें मिला, 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितने का लॉस हो गया तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू इंश्योरेंस कंपनी। सो इस तरीके से हमारा काफी ट्रांजैक्शंस हो गया। तो आपके 11th में जितने टॉपिक्स थे, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स थे वो हमारा ओवरऑल कवर हो गया। एक बात ध्यान में रखना है, जैसे एक होता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। सो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई एसेट्स हम खरीद रहे हैं तो उसके पुट टू यूज तक जो भी खर्च है वो उस एसेट का ही खर्च माना जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि आपने टीवी परचेज किया है, तो अगर आप टीवी परचेज किए, ये मान लेते हैं कि 20,000 का आपने टीवी परचेज किया है, ठीक है, और इसको घर लाने में और इंस्टॉल करवाने में आपके 1,000 और एक्स्ट्रा खर्च हो गए, तो ये आप जो भी लाने में इंस्टॉलेशन और सभी जो खर्च हुआ है 1,000, तो ये 1,000 भी उस टीवी का ही खर्च माना जाएगा। तो इसको हम लोग एंट्री क्या देंगे? सो एंट्री हम लोग देंगे यहाँ पे, अगर टीवी हमारा गुड्स है, तो अगर टीवी गुड्स नहीं है तो एसेट है, तो यहाँ पे टीवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 21,000 जाएगा। इस 1,000 का अलग से सेपरेट एंट्री कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिपेयर हो रहा है तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया इंस्टॉलेशन में, तो ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो खर्च है उसी में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो मेजर क्लास 11th के जो जर्नल में आपको पूछे जा सकते हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिया। इस दोनों वीडियो में आपको रूल्स से लेके एक एक एंट्री को मैंने कवर करवा दिया। अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो जर्नल का। कहीं पे भी अगर फंसते हो तो आप ओपनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हो या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, किसी भी तरह से आप लिंक करके मुझे वो आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो और मैं जरूर से जरूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और भी हमारे वीडियोस आप देखते रहें, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जो हमारा क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन तक हम लोग अलग अलग चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं। और आगे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी हम लोगों का प्लेलिस्ट ऐड होने वाला है। सो आप हमारे साथ बने रहें, जो कि फ्यूचर में भी आपको जरूर फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।